प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ा काला धब्बा लगा है। इन सभी के चर्चा के लिए आज मैंने एक शख्सियत का सामना करने जा रहा हूं जो एक जाने माने लेखक, बुद्धिजीवी है और आतंकवाद की ज्वाला जो लंबे समय से कश्मीर घाटी में चली उसके भुक्त भोगी भी हैं। ना जाने कितने उसके आतंकवाद के थपेड़े उन पर भी पड़े हैं। डॉक्टर अग्निशेखर, नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर अग्निशेखर जी, बनी हुई घटना स्वाभाविक सी बात है, सबको शॉक कर गई है। आपने भी जब सुना होगा दिल पे कुछ ना कुछ तो आघात आपको भी लगा होगा। जानना चाहूंगा इस घटना जो हुई है इस पर आम प्रतिक्रिया इस वक्त क्या है? ये बहुत बड़ा विश्वासघात है और एक सदमे की तरह आया है उन सब लोगों के लिए जिनका लोकतंत्र में विश्वास बना हुआ है, जिनका विश्वास मूल्यों में है, मूल्यों की राजनीति में है। और खासकर ऐसे दौर में जम्मू कश्मीर जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे में जबकि आपको लगता है कि इंटरलॉक्यूटर्स का रिपोर्ट आना है और उसकी आशंकाएं और उन आशंकाओं को लेकर के चिमेगोइयां, अनुमान लगाए जा रहे हैं। कश्मीर घाटी के अंदर जो हालात हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्रा को लेकर हुआ चल पड़ा हो, चाहे वो डोगरा प्रमाण पत्र को लेकर माहौल बनाया जा रहा हो, और भी कई तरीके से जिन परिस्थितियों में, ऐसे में उन सब के बीच जो राष्ट्रवादी कहलाते हैं जम्मू कश्मीर में, ऐसी शक्तियां, ऐसे नागरिक, ऐसे मतदाता जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपना मतदान दिया, अपने मत दिए और 11 एमएलएज आपके चुन के उस मंदिर में जाते हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और उनसी पार्टी के और अप्रत्याशित रूप से 7 लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। और क्रॉस वोटिंग में भी कहां गए उनके वोट? उन पार्टियों में गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जितवाने में गए, कांग्रेस का उम्मीदवार जितवाने में गया, जिनकी विचारधारा और जिनके जो स्टैंड हैं कश्मीर को लेकर के, उनसे आप मेल या इत्तेफाक नहीं रखते दिखाई देते थे। ऐसे में इसे क्या कहा जाए? ये तो सदमा है। कोई शब्द, कोई भाषा इसको व्यक्त शायद नहीं कर सकती है, एक आह ही निकल सकती है। डॉक्टर अग्निशेखर, जिस तरह किसी को बीमारी लग जाती है, अटैक हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसे फौरन हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर काफी प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से हर जी जान की कोशिश करते हैं मरीज चंगा हो जाए। प्रजातंत्र पर यह बहुत बड़ा जो आघात लगा है, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आला कमान है, उन्होंने इस पर मरहम लगाने की कोशिश की है और तुरंत ही सभी 11 विधायकों का त्यागपत्र मांग लिया है जो दिल्ली पहुंच गया है। जी, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने जो कार्रवाई की है, क्या आप समझते हैं लगा हुआ जख्म जो है वो भर जाएगा? मुझे लगता है इसके 2 पहलू हैं और दोनों पहलुओं पे एक साथ देखा जाना चाहिए। एक तो ये उस भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक मसला है जी, जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, इसका नोटिस लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, या जो भी जैसे हमने देखा कि त्यागपत्र मांगे गए हैं, दिए भी गए हैं। ये तो एक पहलू है। और इसके बाद उसका क्या होना है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, मीडिया में कहा गया है कि वो अगली कार्रवाई क्या करेंगे, ये अलग पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि जनता के विश्वास के साथ जो आघात और जो विश्वासघात हुआ है, उसे मुझे नहीं लगता है पार्टी की कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई उसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। एक ये विश्वास क्या था? आपने एक विश्वास दिलाया हुआ है कि हम जम्मू कश्मीर में देश की कोटिशाह जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, और पाकिस्तान घोषित अघोषित परोक्ष रूप से इस पे आतंकवादी कार्रवाइयां करते उसके खिलाफ हैं, अलगाववादियों के खिलाफ हैं, जिनका एजेंडा है आप जानते, दुनिया जानती है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति और उसके समाधान के रूप में जो 53 की पोजीशन है या स्वायत्तता का जो मुद्दा, उसके खिलाफ है, क्योंकि आपके अनुसार
कि वो उन्हीं उसी समय में ले जाने वाली घटना है जहां दो विधान, दो प्रधान, दो निशान हो सकते हैं फिर से, या जहां संप्रभुता आपकी डाइल्यूट होगी और राष्ट्रीय एकता, अखंडता खतरे में पड़ेगी। और आपने जब ऐसा किया और लोगों ने विश्वास किया, जिन्होंने भी नागरिक के तौर पे और जिन्होंने भी मतदाताओं के तौर पे आपको समर्थन दिया, वोट दिया, उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, जिसे आपने कहा कि दिल जब टूटता है, तो उसका क्षतिपूर्ति मुझे नहीं नजर आती है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई से शीघ्र हो सकती है। ये बात जो है दूर तक जाएगी, दूर तलक जाएगी, और इसका परिणाम जो है मुझे लगता है कि लोकतंत्र के भविष्य के साथ, उसके भाग्य के साथ, प्रजातंत्र के भाग्य और भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसे मतदाता जिन्होंने भाजपा को वोट दिया जम्मू में खासकर, उनके लिए कोई अंतर बचा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा में, उनके लिए कोई अंतर बचा है कांग्रेस और भाजपा में। घोषित रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी चाहती है, भाजपा का विरोध करती है, घोषित रूप से भाजपा उसका विरोध करती रही है। और कांग्रेस, अभी आपने देखा कि दोनों, कांग्रेस तक ने भी कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में जो समाधान है उस समस्या का, और उसको वो ऑटोनॉमी के रूप में देखती है। तो यानी आपने एक तरह से ऑटोनॉमी का समर्थन किया, आपने दूसरे प्रकारांतर से, दूसरे शब्दों में कहें, जम्मू के साथ भेदभाव का मुद्दा आप उठाते हुए दिख रहे थे या आपने उठाए हैं, तो आपने नकार किया उसका भी। फिर कोई जम्मू के साथ भेदभाव तो हुआ ही नहीं है, ना है, जैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, कांग्रेस की उसकी हां में हां मिलाती है। आपने उन सभी मुद्दों को नकारा है जो आप मुद्दे लेके चले थे, और जिन मुद्दों को लेकर के आपका प्रतिपक्ष, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, और आपके ये कोई भी पार्टी हो जो आपसे सहमत नहीं थी, आपने उन्हीं की हां में हां मिलाई थी। ये जो विश्वासघात है, इसका मुझे नहीं लगता है क्षतिपूर्ति बहुत शीघ्र दिखती है मुझे। इसलिए मैंने कहा कि दो पहलू हैं, एक तो संगठनात्मक है, दूसरा विश्वासघात। उस विश्वासघात का आप क्या करेंगे? डॉक्टर अग्निशेखर, यहाँ के डोगरों के लिए कहा जाता है, मिठड़ी ये डोगरे दी बोली, खंड मिठे डोगरे, खंड मिठे लोग डोगरे। अब देश जिस तरह से अन्ना हजारे ने जो भ्रष्टाचार के विरोध एक अभियान छेड़ा, पूरा देश एकजुटता से नजर आया। ऐसे समय में ये घटना हुई तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक उदाहरण मिला कि वो प्रजातंत्र के वही गए हुए प्रजातंत्र को चीरहरण ऐसा कर दिया। मैं समझता हूँ चीरहरण भी शब्द छोटा पड़, बहुत छोटा पड़ता है। अब डॉक्टर अग्निशेखर, जिस तरह से तुरंत कार्रवाई भी जरूर भाजपा ने की कि इनके रिजाइन ले लिए, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी सचमुच एक जबरदस्त ठोस कार्रवाई होगी जो अन्ना हजारे को देश देख रहा है? भ्रष्टाचार मुक्त शासन देशवासी चाहते हैं। बाबा रामदेव भी आगे आ रहे हैं। आप ही के बहुत जाने माने मित्र के बारे में खबर है, वो उनके साथ मिलकर एक राजनीतिक पार्टी भी बना रहे हैं और सारा देश उनके साथ है। क्या ऐसे में आपको लगता है वाकई एक ठोस कोई कार्रवाई होगी, लगा हुआ जो दाग है वो मिटे? फिर इसके दोनों पहलू हैं, एक तो पार्टी का पहलू है, फिर जनता का है। जनता के पहलू में जो जनता कार्रवाई करती है, आपने देखा अन्ना हजारे, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको कोई दूसरा गांधी तो मानता नहीं हूं, लेकिन सम्मान से मैं ये बात कह रहा हूं, उन्होंने गांधीवादी जो दृष्टि दी है और जो एक तरह से जन उबार संभव किया है, वो जन उबार भले ही लोग उससे सहमत असहमत हों, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो देश में व्याप्त गुस्से का इजहार है। हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय नाराज दिखता है, हर भारतीय किसी न किसी वजह से किसी न किसी के साथ दुखी है, और वो राजनीति के चलते है, भारतीय राजनीति के चलते है। और जो अन्ना हजारे के रूप में अभी जन उबार आया और गुस्से का इजहार हुआ, इस घटना ने उसको और ज्यादा जस्टिफाई किया और उसको और ज्यादा व्यापक होने में सहायता दी। और अन्ना हजारे के रूप में, प्रतीक रूप में जो उनका उबार है, अब अन्ना हजारे को आप कल्पना करिए जम्मू आने दीजिए, आप देखिए जन उबार क्या आएगा सामने। ये सारा जो 11 एमएलएज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और जो मतदाता हैं,
और ये तो सबसे ज्यादा आगे मुझे लगता है कि आगे बढ़कर उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि देश को एक महानायक की आवश्यकता है। और जिस लोकतंत्र ने तमाम अच्छाइयों के बावजूद, देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्य ने तमाम अच्छाइयों के बावजूद हमको जिस मोड़ पे पहुंचाया है, जहां ये लोकतंत्र से वोट तंत्र में बदला हुआ हमको दिखता है सामने सामने, और अंतर मिटाए हैं इसने अच्छे और बुरे में, अंतर मिटाए हैं, जिज्ञासाएं मिटाई हैं। हर कोई व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति पहले जैसा ही है, हर दूसरी पार्टी पहली पार्टी जैसी है, हर शहर पहले दूसरे शहर जैसा है। ये जो एक जैसापन है, ये इस निष्कर्ष की तरह हमको पहुंचाता है जो पिछले 60 साल की राजनीति भारत ने देखी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जनता में जो व्याप्त बेचैनी है और प्रश्नाकुल छटपटाहट है, वो एक नायक का इंतजार कर रही है, राजनेता नहीं, किसी भी बड़े राजनेता का इंतजार नहीं है। यानी कि भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा आगे के, इस पर ठोस कार्रवाई नहीं करते हाँ। तो भाजपा को देश बर्दाश्त नहीं करेगा।